नमस्कार, मेरा नाम प्रहलाद है और आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं गोल्डाइम इंटरनेशनल कंपनी के बारे में। तो चलिए सबसे पहले कंपनी के बिजनेस के बारे में समझ लेते हैं। तो कंपनी एक ज्वेलरी का बिजनेस करती है जिसमें गोल्ड और डायमंड की ज्वेलरी बनाती है और उन्हें सेल करती है। तो देखिए इस कंपनी के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, इसकी ज्वेलरी के अंदर लैब ग्रोन डायमंड्स। कि लैब ग्रोन डायमंड्स का जो अपनी जो इनके जो बिजनेस उसके अंदर इस्तेमाल इनका बढ़ता जा रहा है। इनकी अगर टोटल रिवेन्यू की बात की जाए तो अगर इनके रिवेन्यू के अंदर से 20 से 25% का जो पार्ट है वो लैब ग्रोन डायमंड्स का है और ये जो बिजनेस है काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस है। नेक्स्ट अगर बात की जाए इनके जो रिवेन्यू मॉडल के अंदर कि इनके जो मैक्सिमम सेल्स है वो कहाँ होती है, इनकी अमेरिका के अंदर होती है और 20% जो होती है वो जो मैक्सिमम सेल इनकी अमेरिका के अंदर होती है और बाकी जो दूसरे जो एरियाज़ हैं इनके 95% के आसपास अमेरिका में, बाकी इसके अलावा यूएस, इसके अलावा यूके, रशिया, दुबई, चाइना, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया वगैरह के अंदर भी इनकी प्रेजेंस है। अब बात की जाए कंपनी के बारे में तो कंपनी के पास क्या है, फुल्ली बैकवर्ड इंटीग्रेशन, अर्थात कि जितने भी लैब ग्रोन डायमंड्स बनाती है उन्हें लूज सेल नहीं करती, उन्हीं की क्या बनती है ज्वेलरी बनाती है और उन्हें सेल करती है। तो इससे होता क्या है कि जितने भी बीच के मार्जिन हैं उस सारे को ये कंपनी कैप्चर कर लेती है और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर बात की जाए कंपनी की तो कंपनी ई कॉमर्स और ओमनी चैनल सबका इस्तेमाल करती है। तो इनसे इनकी जो सेल्स हैं वो क्या हो जाती है, क्विक हो जाती है कि ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू अपनी सेल्स करते हैं तो इन्हें फटाफट ऑर्डर्स मिल जाते हैं और एडवांस में पेमेंट मिल जाती है। तो ये इनको प्रॉफिट होता है। सेकंड, ये जो सेल्स करते हैं इनमें ज़्यादातर जो है रिटेल्स को सेल करते हैं, होलसेलर्स को कम सेल करते हैं, तो इससे भी इनके मार्जिन क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो चलिए अब इसके एक बार फंडामेंटल्स को भी देख लेते हैं। अगर बात की जाए कंपनी की तो कंपनी की जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वो सिर्फ 1415 करोड़ की, मतलब कंपनी काफ़ी छोटी है और इसके ग्रो करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। अब बात की जाए इसके चार्ट पैटर्न्स को अगर हम देखें तो देखिएगा कम अगर 2021 के आसपास देखी जाए तो इसके जो शेयर प्राइस था वो 20 से 30 रुपये के आसपास था और यहाँ से इसमें काफ़ी अच्छी रैली आई, 200 के आसपास गया और उसके बाद इसमें एक शार्प करेक्शन है। तो देखिए सबसे पहले कंपनी के अंदर जो करेक्शन आया इसके बारे में जान लेते हैं कि इसके जो शेयर प्राइस इसके नीचे जाने के पीछे रीज़न क्या था। तो देखिए नीचे जाने के पीछे रीज़न क्या थे, दो रीज़न थे। पहला तो क्या था कि शेयर प्राइस एक तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, बढ़ने के बाद प्रॉफिट बुकिंग थी, और सेकंड क्या था कि अमेरिका के अंदर जिनका मेन जो बिजनेस है वो अमेरिका से आता है और अमेरिका के अंदर क्या था कि जिस तरह से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज किए गए तो उससे क्या हुआ, डिस्क्रिशनरी जो स्पेंडिंग है वो घट जाती है उसमें, क्योंकि ये जो चीज़ है डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग जो बंदा खरीदता है ज्वेलरी वगैरह तो इनको क्या हो जाता है, डिले हो जाता है। तो इस वजह से क्या हुआ, ये शेयर प्राइस के अंदर इसमें करेक्शन आया और यहाँ पे आने के बाद अब शेयर प्राइस के अंदर क्या है, एक स्टेबिलिटी सी है। तो देखिए इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा अब डिटेल्स में जान लेते हैं। तो देखिएगा अगर बात की जाए लैब ग्रोन डायमंड्स की तो लैब ग्रोन डायमंड्स की अगर हम लूज की बात करें तो लूज अगर डायमंड की बात करें तो उसकी जो कॉस्ट है लैब ग्रोन डायमंड की वो $1100 के आसपास आती है और जो नेचुरल डायमंड होता है वो $500 के आसपास का पड़ता है। लेकिन जब उसकी ज्वेलरी बनती है तो वो जो लैब ग्रोन डायमंड होता है उसकी जो ज्वेलरी सेम डिज़ाइन की जो नेचुरल डायमंड का की जो ज्वेलरी होती है उससे क्या होती है, 10 टाइम्स कम होती है। तो इस वजह से इनकी डिमांड्स क्या है, बहुत ही ज़्यादा है। और जैसे ही क्या होगा कि यूएसए के अंदर थोड़ा सा ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो इनकी जो ये जो डिमांड है लैब ग्रोन डायमंड्स की ज्वेलरी की उनकी बढ़ेगी और बिजनेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट आएगा। तो देखिएगा लैब ग्रोन डायमंड के अंदर बाकी और भी लोग हैं बिजनेस के अंदर, लेकिन क्या है कि इसमें और दूसरों के अंदर डिफरेंस क्या है कि ये जो है ये अपने जितने भी लैब ग्रोन डायमंड इनके पास होते हैं उन सभी की क्या बनाते हैं, ज्वेलरी बनाने के बाद उसे बेचते हैं, मतलब 100% कैप्टिव यूज़ है इनका, ये लूज डायमंड सेल नहीं करते तो इसके मार्जिन बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट की बात जाएगी कंपनी के फ्यूचरिस्टिक आइडिया की। तो कंपनी क्या है कि अपना जो बिजनेस है वो इंडिया में भी शुरू करने की सोच रही है अभी, कि अब इसके ऊपर क्या चल रही, प्लानिंग चल रही। तो अगर इंडिया के अंदर ये इस तरह से इस चीज़ को इस अपनी ज्वेलरी को सेल करते हैं तो उसमें क्या होगा, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सकती है। अब बात करते हैं कि इंडिया के अंदर क्या लैब ग्रोन डायमंड के अंदर इनके जो कॉम्पिटिटिव प्लेयर हैं जैसे कि तनिष्क है या दूसरे जो ज्वेलर्स हैं क्या वो हैं, तो इस तरह से जो लैब ग्रोन डायमंड की जो ज्वेलरीज हैं उसके अंदर तनिष्क जैसे वगैरह जो दूसरे जो इसके कॉम्पिटिटिव प्लेयर हैं वो नहीं है। तो यहाँ पे अगर ये अपनी मार्केट को एस्टेब्लिश करेंगे तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। अच्छा दूसरा, अभी आज की टाइम में देखेंगे तो इनकी जो सेल्स हैं, तो देखिए इनके सेल्स के ऊपर एक बार देख लेते हैं। तो देखिएगा अब अगर सेल्स की बात की जाए तो जून क्वार्टर की तो हल्की सी सेल्स में कुछ कमी नज़र आ रही है हमें। उसके पीछे रीज़न क्या है, उसके पीछे रीज़न सबसे बड़ा ये है कि इनका जो
शेयर है जो लैब ग्रोन डायमंड का, वो क्या है अभी बढ़ गया है। और उस जो लैब ग्रोन डायमंड का जो शेयर है उसके बढ़ने की वजह से क्या हो रहा है, क्योंकि सेल्स के अंदर कमी आ रखी, तो वो जो उसके अंदर जो मेजर इनको पैसा मिलता, वो क्योंकि वो शेयर कम हुआ है, तो इसलिए क्या हुआ कि जो नेट सेल्स की जो कीमत है वो क्या हो गई हमारी, कम हो गई। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो देखिए इनकी सेल्स के जो नंबर्स हैं वो ठीक ठाक है। केवल अगर 2022 को छोड़ दिया जाए तो ये क्या है, इनके लगभग हाईएस्ट एवर है। अब देखिएगा, अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस शीट के अंदर भी जो कंपनी के ऊपर जो डेट है, एक तरह से कंपनी हमारी डेट फ्री है। तो देखिए कंपनी के ऊपर कोई डेट वगैरह है नहीं, और कंपनी का पास जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी अच्छा है, और इसकी जो ग्रो करने की प्रोबेबिलिटी है, जो नए नए सेगमेंट में जा रहे हैं, अभी कंपनी क्या कर रही है, यूएस और ऑस्ट्रेलिया में अपने बिजनेस को शुरू करने की सोच रही है। तो यहाँ से भी कंपनी के पास क्या है, फ्यूचरिस्टिक आइडिया बहुत ही अच्छा है। अब है कि अगर इस कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने के पीछे कौन कौन सी चीज़ें फैक्टर काम करेंगी। तो सबसे पहला तो क्या है कि जैसे यूएसए के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होंगे तो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग इंक्रीज हो जाएगी, तो वहाँ से इनकी सेल्स इंक्रीज होगी। और अब जब इनकी सेल्स इंक्रीज होगी तो उसके अंदर सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट किसका आना है, जो इनकी अगर हम इन्वेंट्री के अंदर देखें तो देखिए इन्वेंट्री के अंदर इनकी काफ़ी बड़ी इन्वेंट्री पड़ी है, और ये जो ज़्यादा काफ़ी बड़ी इन्वेंट्री ये किसकी है, लैब ग्रोन डायमंड्स की है। तो जब ये अगर हमारी निकलेगी तो यहाँ पे इनके मार्जिन्स काफ़ी ज़्यादा होंगे, और इसकी वजह से इनकी सेल्स में काफ़ी बड़ा जंप आएगा। तो एक तो इनकी जो इन्वेंट्री है, इनके पास जो ऑलरेडी चीज़ रखी हुई है वो बिकेंगी, तो इसके जो लैब ग्रोन डायमंड का जो इनका पास जो मार्जिन्स है वो बहुत ज़्यादा है, एक तो वो इंक्रीज होगा, और दूसरा नेट नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होगी। तो दो फैक्टर इनके साथ साथ इनकी सेल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। सेकंड क्या होगा, गोल्ड के प्राइस के बारे में देख लेते हैं। तो देखिएगा गोल्ड का प्राइस हमारा किस चीज़, क्योंकि कंपनी गोल्ड और डायमंड दोनों का बिजनेस करती है और गोल्ड की ज्वेलरी बनाती है, तो सबसे पहले एक बार गोल्ड के बारे में देख लेते हैं कि अगर देखिएगा फर्स्ट तो फैक्टर हो गया कि डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग की वजह से सेल्स इंक्रीज होने के चांसेस हैं। दूसरा इनका जो नए सेगमेंट जिसके अंदर आगे लैब ग्रोन डायमंड्स हमारा, उसके अंदर मार्जिन ज़्यादा है सेल बढ़ने की वजह से, तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और तीसरा कि गोल्ड के प्राइस भी ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी। तो देखिए गोल्ड के प्राइस ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी के अंदर देख लेते हैं गोल्ड का प्राइस किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। देखिए गोल्ड का जो प्राइस होता है वो डिपेंड करता है, सबसे पहला फैक्टर डिमांड एंड सप्लाई, कि अगर जो कोई कंट्री है उसके अंदर क्या होगा कि डिमांड मतलब ज़्यादा है और सप्लाई में कमी आएगी। सप्लाई में कमी आने का रीज़न क्या होता है, जियोपॉलिटिकल टेंशंस वगैरह हैं, कि मान लीजिए किसी कंट्री के अंदर अचानक से टर्मोइल वगैरह हो गया और जो माइनिंग थी वही इम्पैक्ट हो गई, तो उसकी वजह से। और क्योंकि इस कंपनी का मेनली बिजनेस अमेरिका में, तो हम अमेरिका से रिलेटेड फैक्टर को ही डिस्कस करते हैं। तो देखिए उसका रीज़न हमें नज़र आ नहीं रहा, क्योंकि अमेरिका के अंदर ऐसी कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन वगैरह है नहीं कि इनकी जो माइनिंग वगैरह है वो कमज़ोर हो जाए, तो ये फैक्टर हमारा नलीफाई हो जाता है। सेकंड होता है इन्फ्लेशन, कि जब जब इन्फ्लेशन बढ़ती है हमारी तो क्या होता है कि करेंसी डेप्रिशिएट होनी शुरू होती है, तो लोग मैक्सिमम क्या करते हैं, गोल्ड जिस तरह की जो चीज़ें हैं उसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। ये फैक्टर हमारा काम करता है। अगर देखिए यहाँ पे काम भी कर रहे हैं, देखिए अगर हम क्या करें, गोल्ड के चार्ट को देखें तो देखिएगा, ये देखिएगा जिस तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो महंगाई है, इन्फ्लेशन बढ़ी है, तो देखिएगा गोल्ड का जो प्राइस है वो भी हमारा इंक्रीज होना शुरू हो गया। क्लियर। अब देखिए अगर इसे लॉन्ग टर्म के अंदर हम देखें तो देखिएगा लॉन्ग टर्म में अगर हम देखें तो ये देखिएगा, अगर 2011 की बात की जाए तो 2011 में जो प्राइस था आज उसी प्राइस के आसपास है। और कम इस चार्ट को देखें हम तो गोल्ड का जो चार्ट देखें तो कप विद हैंडल का पैटर्न बना रहा है, और यहाँ से ब्रेकआउट नजर आ रहा है, मतलब गोल्ड के प्राइस हमें ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए जो गोल्ड के प्राइस के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो मैंने आपसे बताया। सेकंड होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर अमेरिका इंक्रीज करता है तो क्या होता है कि जो ये प्रीसियस मेटल है इसमें इन्वेस्ट करने के बजाय लोग क्या करते हैं, उनके जो बैंक की एफडीज है क्योंकि उसका इंटरेस्ट बढ़ा दी, उसमें पैसा डिपॉजिट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन वो जो फैक्टर है वो कुछ खास उस पर इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि देखिएगा कि इन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज किए हैं, उसके बावजूद भी इन्फ्लेशन का फैक्टर ज़्यादा है काम कर रहा है, और ये जो प्राइस है वो गोल्ड के ऊपर जाते जा रहे हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ रहा है, नीचे आ रहे हैं थोड़ा बहुत चीज़ें, लेकिन फिर से क्या हो रही चीज़ें वापस जा रही है, क्योंकि इन्फ्लेशन वाला जो फैक्टर है वो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा कर रहा है काम। नेक्स्ट इसके अलावा देखें हम तो क्या है, कल्चर एंड सीजनल ट्रेंड। तो देखिए जिस तरह से कोई भी कंट्री है, जैसे मान लीजिए इंडिया के अंदर भी अपना बिजनेस शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं करेंगे, या फिर दूसरे कंट्रियों में भी जाएंगे,
तो जिस तरह से कल्चर और सीजनल जो ट्रेंड होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम जो ज्वेलरीज वगैरह होती हैं वो लेडीज़ को पसंद होती हैं। और जैसे ही कोई भी कंट्री ग्रो करता है तो वहाँ पे क्या होती है, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज़ होती है। तो उसके साथ साथ जो वुमेन्स हैं उनकी जो इनकम है वो इंक्रीज़ होती है, और उनकी जो इनकम इंक्रीज़ होगी तो ज्वेलरीज के ऊपर स्पेंडिंग उनकी इंक्रीज़ हो जाती है। तो देखिए, क्योंकि टाइम के साथ साथ जो इनकम है वुमेन्स की वो बढ़नी है, और ये जो है इनकम, इसका एक हिस्सा इस ज्वेलरी पे भी खर्च होना है। तो ये जो फैक्टर है ये भी क्या कर रहा है हमें, अब जैसे सामने अगर देखें तो अभी क्रिसमस वगैरह भी आने वाले हैं, और उस सब की वजह से भी क्या होना है, इसका जो कंजम्पशन है उसकी जो डिमांड वो इंक्रीज़ होने वाली। फिफ्थ जो फैक्टर आता है वो होता है गवर्नमेंट एक्शन एंड रिजर्व। देखिए ये फैक्टर वहाँ पे इतना कुछ खास काम करता नहीं है अमेरिका वगैरह के अंदर, क्योंकि गवर्नमेंट एक्शन एंड रिजर्व की बात इंडिया जैसे कंट्री पे होता है कि कई बार कंट्री क्या करता है, अपने रिजर्व्स इंक्रीज़ करना चाहता है तो वो गोल्ड इंपोर्ट करता है, अपने रिजर्व्स बढ़ाता है। लेकिन अमेरिका में ऐसा कुछ है नहीं कि उसे रिजर्व बढ़ाने पड़ेंगे, तो फैक्टर इतना कम वर्क है नहीं। नेक्स्ट होता है यूएस डॉलर, कि अगर यूएस डॉलर की वैल्यू होती वो इंक्रीज़ होती, मतलब वो किससे पता चलता है, हमें यूएस डॉलर इंडेक्स से पता चलता है। अगर यूएस डॉलर इंडेक्स को हम देखें तो देखिएगा, देखिए अगर हम देखें यूएस डॉलर इंडेक्स को, तो देखिए यूएस डॉलर इंडेक्स जिस तरह से अगर क्या करें, रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ करें, तो क्या होता है, जो बाकी जितने भी यूएस डॉलर इंडेक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, 5-6 जो करेंसी हैं, जैसे कि येन हो गया, स्विस फ्रैंक हो गया, पाउंड हो गया, इनके कंपैरिजन में इसकी स्ट्रेंथ को बताता है। तो जिस तरह से जब अमेरिका में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज़ किए जाएंगे तो लोगों का क्या होता है, रुझान यूएस डॉलर की तरफ बढ़ जाता है, और यूएस डॉलर की वैल्यूज़ के अंदर ऊपर जानी चाहिए। लेकिन जिस तरह से अगर पास्ट ट्रेंड को देखें तो इन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट तो इंक्रीज़ किया, लेकिन ऊपर जाने की बजाय इनका जो यूएस डॉलर इंडेक्स है वो नीचे ही है। लेकिन अभी क्या, और फिलहाल ये ऊपर जा रहा है। और यूएस डॉलर और जो गोल्ड होता है उसका क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। अगर यूएस डॉलर ऊपर जाता है तो गोल्ड के प्राइस क्या होते हैं, नीचे आते हैं। लेकिन देखिएगा यहाँ पे क्या हुआ कि ये यूएस डॉलर नीचे आया था और गोल्ड के प्राइस ऊपर जा रहे थे। और अभी हमें आगे प्रोबेबिलिटी क्या नज़र आ रही है कि 8 से 10 महीने के बाद आज से यूएस क्या करेगा, अपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे कम होते हैं तो क्या होता है कि वहाँ से पैसा जो यूएस डॉलर के फॉर्म में डिपॉजिट किया हुआ है वहाँ से निकलना शुरू हो जाता है, और जब निकलना शुरू हो जाता है तो मार्केट में डॉलर की जो फ्लो है वो बढ़ जाता है, और उसके बाद डॉलर की जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। तो जैसे डॉलर की वैल्यू घटती है तो घटने की वजह से क्या होता है, जो गोल्ड है उस पे इसका रिवर्स इम्पैक्ट पड़ता है। तो कुल मिला के हम देखें तो हमें 2-3 फैक्टर नज़र आ रहे हैं कि यहाँ से एक तो ये जो चार्ट पैटर्न बता रहा है कि गोल्ड के अंदर ब्रेकआउट आने वाला है, क्योंकि वो भी 12 साल का, तो यहाँ से गोल्ड के प्राइस ऊपर जाएंगे। इन्वेंट्री इनके पास है तो उनके पास जो चीज़ रखी उसका प्राइस बढ़ जाएगा। सेकंड, जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेंगे, घटने की वजह से क्या होगा, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग इंक्रीज़ होगी। डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग इंक्रीज़ होगी तो क्या होगा, इनका जो बिजनेस है उसकी सेल्स इंक्रीज़ हो जाएगी। थर्ड क्या है, वोमेन का पार्टिसिपेशन, जैसे जैसे वोमेन्स का पार्टिसिपेशन इंक्रीज़ हो जाता है इकोनॉमी के अंदर, तो वोमेन्स की जो स्पेंडिंग है वो ज्वेलरी पे इंक्रीज़ हो जाती है। तो देखिए ये जो कंपनी है, कंपनी के पास मॉडल काफ़ी अच्छा है कि ये जो ओमनी चैनल है, ई कॉमर्स वेबसाइट वगैरह इन सब के थ्रू सेल करती हैं। और आप इनके अगर मार्जिन्स को देखेंगे तो उन्होंने मार्जिन्स इंटैक्ट रखे हैं। ये देखिएगा, ये देखिएगा, पहले इनके 12-13%, 19% के आसपास मार्जिन थे जो हाईएस्ट टाइम था, और आज भी उनके मार्जिन 19% के आसपास हैं। तो इनके मार्जिन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, मतलब कंपनी को अच्छा बिजनेस करना आ रहा है। तो आज के टाइम में अगर बात की जाए कंपनी की, तो देखिएगा, अगर देखें हम इनके शेयर प्राइस के बारे में, देखिएगा जो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो क्या है, 130 के आसपास चल रहा है। अब देखें तो ये जो वैल्यू या फेयर वैल्यू है या नहीं, तो उस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न में चले जाते हैं। तो देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में जब हम जाते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे आशीष कचौलिया जी आए थे दिसंबर 22 के आसपास, और ये मार्च 23 के आसपास ये यहाँ से निकल गए। तो अगर मार्च 22 के आसपास देखें हम, तो देखिए मार्च 22 के अंदर जो इसका जो शेयर का प्राइस था, मार्च 22 के अंदर देखिएगा, मार्च 22 के अंदर, एक मिनट इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को देखते हैं किन का किसके आसपास थे। ये घुसे थे, सॉरी दिसंबर 22 के आसपास घुसे थे, ठीक है।
तो देखिए दिसंबर 22 के आसपास शेयर प्राइस देखते हैं क्या था कि ये देखिएगा दिसंबर 22 के आसपास का जो ऑन एन एवरेज शेयर प्राइस था वो 130 के आसपास था। तो मतलब आशीष कचोले ने जो एंट्री मारी थी वो 130 के आसपास मारी थी। तो 130 के आसपास का मतलब क्या है कि इसका प्राइस कुछ फेयर प्राइस नज़र आया होगा उन्हें, और ये था भी। और दिसंबर के आसपास यहाँ पे 165-55 के आसपास वो निकल गए थे क्योंकि उन्हें कहीं दूसरी जगह अपॉर्चुनिटी नज़र आई होगी। तो देखिए आज जो शेयर है उसी भाव के आसपास है। तो अगर देखा जाए तो जो प्राइस है वो हमें रीज़नेबल नज़र आ रहा है। और आने वाले 8 से 10 महीने बाद जैसे यूएस के अंदर रेट कट होंगे तो इसमें 2-3 फैक्टर होंगे जो इसकी सेल्स को इंक्रीज़ करेंगे, और जब इसकी सेल्स इंक्रीज़ होगी तो शेयर प्राइस इसका और भी ज़्यादा स्पीड से आगे जाएगा। और कंपनी के अंदर अगर आप देखें तो फ्यूचर के पोटेंशियल भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि काफ़ी छोटी कंपनी है और इसके आगे बढ़ने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं इस कंपनी पर बुलिश हूँ। मेरी किसी भी तरह की बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, and thank you for watching the video. Thank you.